दोस्तों, क्या कोई माँ अपने ही बेटे को पहचानने से इनकार कर सकती है? एक ऐसी माँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी बेटे को पालने में लगा दी, उसे आखिर ऐसा क्या कहना पड़ा कि पूरा अस्पताल सन्न रह गया? आज की कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव अमृतपुर से। सावित्री देवी का जीवन किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। जब आकाश मात्र 5 साल का था तभी एक सड़क हादसे में सावित्री के पति का साया सिर से उठ गया। उस समय सावित्री की उम्र महज 24 साल थी। रिश्तेदारों ने सलाह दी कि दूसरी शादी कर लो, पर सावित्री ने आकाश की आंखों में देखा और तय कर लिया कि अब उनका पूरा जीवन इसी बच्चे के नाम होगा। गांव की तपती दोपहरी हो या कड़ाके की ठंड, सावित्री कभी नहीं रुकी। सुबह 4 बजे उठकर दूसरों के घरों में चूल्हा चौका करना, फिर खेतों में जाकर मजदूरी करना उनके हाथों की लकीरें घिस गई थी और हथेलियों पर कड़े छाले पड़ गए थे। एक किस्सा याद आता है, जब आकाश को स्कूल के फंक्शन के लिए नए जूतों की जरूरत थी। सावित्री के पास पैसे नहीं थे। उन्होंने उस हफ्ते अपनी एक वक्त की रोटी छोड़ दी और रात रात भर जागकर गांव के जमींदार की फटी हुई दरियां सिली ताकि आकाश के पैरों में नए जूते आ सके। आकाश ने जब जूते पहने तो सावित्री के चेहरे पर जो चमक थी वो किसी करोड़पति के पास भी नहीं होगी। आकाश पढ़ने में तेज था। जब उसका चयन शहर के बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ तो पूरे गांव में ढोल बजे। सावित्री ने अपनी शादी के आखिरी बचे 2 सोने के कंगन और पुरखों की जमीन का एक छोटा हिस्सा बेच दिया ताकि आकाश की भारी भरकम फीस भरी जा सके। स्टेशन पर छोड़ते वक्त आकाश ने माँ के पैर छुए और कहा, माँ देखना, एक दिन मैं आपको इस झोंपड़ी से निकालकर आलीशान महल में ले जाऊंगा। सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें लगा उनका संघर्ष सफल हो गया, लेकिन शहर की हवा कुछ और ही थी। कॉलेज के 4 सालों में आकाश धीरे धीरे बदलने लगा। पहले वो रोज फोन करता था, फिर हफ्ते में एक बार और फिर महीने बीत जाते। जब भी सावित्री फोन करती, आकाश चिढ़कर कहता, माँ मैं प्रोजेक्ट में बिजी हूँ, आप बार बार फोन करके डिस्टर्ब मत किया करो। सावित्री को लगा बेटा बड़ा आदमी बन रहा है, शायद सच में बहुत काम होगा। उन्हें क्या पता था कि उनका बेटा अब अपनी माँ की सादगी और गांव की बातों से शर्मिंदा होने लगा है। आकाश को एक बड़ी कंपनी में लाखों का पैकेज मिला। वहीं उसकी मुलाकात तान्या से हुई। तान्या ऊंचे खानदान से थी जिसे सादगी से नफरत थी। आकाश ने तान्या को अपनी माँ के बारे में कभी सच नहीं बताया, बस इतना कहा कि माँ गांव में रहती है और थोड़ी पुरानी सोच की है। शादी तय हुई, लेकिन सावित्री को बुलावा अंतिम समय पर मिला। जब सावित्री अपनी पुरानी सूती साड़ी और हाथ में झोला ले तो तान्या की सहेलियों ने उनका मजाक उड़ाया। तान्या ने आकाश से कहा, तुम्हारी माँ कितनी अनपढ़ और देहाती दिखती है, इन्हें मेहमानों से दूर ही रखना। आकाश जिसने माँ की उंगली पकड़कर चलना सीखा था, आज अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिला रहा था। उसने माँ को एक कोने के कमरे में रुकने को कह दिया और पूरी शादी में उन्हें किसी से मिलवाया तक नहीं। सावित्री ने ये सब चुपचाप सहा, क्योंकि उनके लिए बेटे की खुशी ही सब कुछ थी। शादी के 1 साल बाद खबर आई कि तान्या माँ बनने वाली है। सावित्री का रोम रोम पुलकित हो उठा। उन्होंने गांव में घी के दिए जलाए। उन्होंने सोचा कि शायद अब पोते के आने से सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी की परवाह न करते हुए रात रात भर लालटेन की रोशनी में अपने पोते कबीर के लिए एक छोटा सा पीला स्वेटर और कंबल बुना। वो 12 घंटे का थका देने वाला सफर तय करके अस्पताल पहुंची। उनके पैरों में बीमारियां फटी थी, हाथ कांप रहे थे। जैसे ही वो कबीर को देखने के लिए आईसीयू के पास पहुंची, आकाश ने उनका रास्ता रोक लिया। आकाश के साथ तान्या के माता पिता खड़े थे, जो उन्हें घृणा की नज़र से देख रहे थे। आकाश ने कठोर स्वर में कहा, माँ आप यहाँ क्यों आ गई? देखिए, यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर्स और हाई प्रोफाइल लोग हैं। आपकी ये फटी हुई साड़ी और ये पुराना झोला यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। तान्या को स्ट्रेस हो रहा है, उसे शांति चाहिए। आप प्लीज़ ये स्वेटर यहीं रख दीजिए और वापस गाँव चली जाइए। मैं आपको पैसे दे देता हूँ, टैक्सी कर लीजिए। सावित्री के पैरों तले जमीन निकल गई। उन्होंने जिस बेटे के लिए अपना खून जलाया, आज वही बेटा उन्हें असविदा समझ रहा था। वो बिना कुछ बोले अपना पीला कंबल फर्श पर ही छोड़कर अस्पताल से बाहर निकल आई।
सावित्री उस रात वापस गांव नहीं गई। वो अस्पताल के बाहर एक पार्क की ठंडी बेंच पर पूरी रात बैठी रही। उन्हें अपना पूरा जीवन एक फिल्म की तरह याद आ रहा था। कैसे उन्होंने भूख सही थी, कैसे उन्होंने आकाश की हर जिद पूरी की थी। सुबह होते ही वो गांव लौट आई, पर अब वो सावित्री पहले जैसी नहीं थी। एक हफ्ते बाद उनके पास शहर के सबसे बड़े अस्पताल से फोन आया। अधिकारी ने कहा, श्रीमती सावित्री देवी, आपकी बहू की डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, इसलिए बिल 8 लाख रुपए का बना है। आपके बेटे आकाश ने पेमेंट नहीं किया और आपका नाम ग्रांटर में दिया है। उसने कहा है कि आप गांव की जमीन बेचकर ये पैसा भर देंगी। सावित्री के भीतर जैसे बिजली कड़क उठी। आकाश ने उन्हें पोते का चेहरा तक नहीं देखने दिया, लेकिन बिल भरने के लिए उसे अपनी बूढ़ी माँ याद आई। अधिकारी ने धमकाते हुए कहा, अगर पैसे नहीं भरे तो आपके बेटे पर लीगल केस होगा और उसकी नौकरी जा सकती है। सावित्री ने एक लंबी सांस ली। उनकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि आग निकल रही थी। उन्होंने फोन पर बहुत ही शांत और बुलंद आवाज में कहा, साहब, आप जिस सावित्री देवी को जानते हैं वो मर चुकी है। आकाश ने अपनी माँ को अस्पताल से निकाल दिया था क्योंकि मैं उसके लायक नहीं थी, तो अब ये बिल भरने के लायक भी मैं नहीं हूँ। मेरा आकाश नाम का कोई बेटा नहीं है और ना ही मैं किसी बिल की जिम्मेदार हूँ। आप जो चाहे कार्रवाई करें। आकाश को जब ये पता चला तो वो पागल हो गया। उसने दर्जनों फोन किए, मैसेज किए। माँ, तुम इतनी मतलबी कैसे हो सकती हो? मेरी इज्जत दांव पर लगी है। सावित्री ने सिर्फ एक मैसेज किया, बेटा, तुमने मुझे अपनी खुशियों से बाहर निकाला था, मैंने तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों से बाहर निकाल दिया। अब हम बराबर हैं। 8 लाख का कर्ज चुकाने के लिए आकाश को अपनी कार बेचनी पड़ी और अपना फ्लैट गिरवी रखना पड़ा। तान्या के माता पिता ने भी हाथ खींच लिए। उसी दौरान तान्या को पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो गया। आकाश बिल्कुल अकेला पड़ गया। तब उसे एहसास हुआ कि जिस माँ को वो बोझ समझ रहा था वही उसकी असली ताकत थी। वो रोते हुए गांव आया, सावित्री के चरणों में गिर गया। सावित्री ने उसे उठाया पर गले नहीं लगाया। उन्होंने कहा, आकाश, एक माँ कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती, इसलिए मैंने तुम्हें माफ़ किया, पर अब मैं तुम्हारे साथ शहर नहीं जाऊंगी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हें बनाने में लगा दी, अब मैं बाकी की ज़िंदगी खुद को खोजने में लगाऊंगी। सावित्री ने गांव में ही एक छोटा सा सिलाई केंद्र खोला जहां वो अनाथ बच्चों को पढ़ाती हैं और गरीब महिलाओं को रोजगार देती है। आकाश अब हर महीने गांव आता है, पर अब साहब बनकर नहीं बल्कि एक बेटे की तरह माँ के चरणों में बैठकर घंटों बातें करता है।